टू ऑल ऑफ़ यू। एज़ वी वर डिस्कसिंग दी थीरीज़ ऑफ इवोल्यूशन, तो इसमें हमने सबसे पहले लामार्किज़म को पढ़ा। आज हम डार्विनिज़म या थीरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को डिस्कस करेंगे, जो कि चार्ल्स डार्विन और अल्फ्रेड वेलेस ने 1859 में पेश की थी। अब ये थीरी इन द फील्ड ऑफ इवोल्यूशन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि जब भी इवोल्यूशन का ज़िक्र आता है तो सबसे पहले चार्ल्स डार्विन का नाम ज़हन में ज़रूर आता है, क्योंकि डार्विन ने जो है तो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की है इन द फील्ड ऑफ इवोल्यूशन। सही है। अब चार्ल्स डार्विन ने ये थ्योरी किस तरह पेश की, तो इसका भी एक बैकग्राउंड है, एक हिस्ट्री है। तो सबसे पहले हम उस बैकग्राउंड पे बात करेंगे किस तरह उसने ये थ्योरी पेश की। तो चार्ल्स डार्विन जो था वो बेसिकली एक नेचुरलिस्ट है। सही है। और ही वाज बिलीविंग इन द फिक्सिटी ऑफ स्पीसीज़ या थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। जो इस थ्योरी से पेश करने से पहले वो एक वो क्या था कि वो स्पेशल क्रिएशन की थ्योरी पे वो बिलीव कर रहा था। सही है। या इसको थ्योरी ऑफ फिक्सिटी ऑफ स्पीसीज़ भी कहते हैं। सही है। तो ब्रिटिश नेवी जो थी, जो रॉयल नेवी थी, वो एक समंदरी वोयेज पे निकल रही थी, एक समंदरी सफ़र पे वो निकल रही थी। सही है। तो डॉक्टर हेंसला ने उनके साथ चार्ल्स डार्विन को एज ए नेचुरलिस्ट अपॉइंट किया। तो ये वोयेज जो था वो 1831 में स्टार्ट हुआ और उन्होंने जो है तो मुख्तलिफ रीजन्स को एक्सप्लोर किया, जिसमें गलापागोस आइलैंड भी था, सदर्न अमेरिका के रीजन्स भी थे। और ये 1835 तक ये जारी रहा, यानी 5 साल ये वोयेज जो था वो जारी रहा। और जिस शिप में वो वोयेज कर रहे थे तो उसका नाम है HMS बीगल। सही है। तो इस दौरान में चार्ल्स डार्विन ने ऑब्ज़र्व किया, उन्होंने नोटिस किया कि जो फ़ाना एंड फ़्लोरा यूरोप है तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ है सदर्न अमेरिका की फ़ाना एंड फ़्लोरा से। तब चार्ल्स डार्विन के ज़हन में ये ख्याल है कि ये इसलिए मुख्तलिफ है, और उन्होंने ये आइडिया पेश की कि इसके लिए मुख्तलिफ है कि सदर्न अमेरिका की जो एनवायरनमेंट है तो वो मुख्तलिफ है यूरोप के एनवायरनमेंट से। तो मुख्तलिफ इन्वायरमेंट की तरफ जो है तो अडाप्टेशन मुख्तलिफ़ किस्म की होती है, क्योंकि नीड्स जो है तो हर इन्वायरमेंट की जो है तो वो मुख्तलिफ होते हैं। तो इसलिए ड्यू टू अडाप्टेशन टू दैट स्पेसिफिक इन्वायरमेंट ऑर्गेनिज़म जो है तो वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। सही है। तो उन्होंने अपने इस एक्सपीरियंस को, और फिर बाद में उन्होंने 1838 में थॉमस मेल्थस का एक ऐसे रेड किया जो कि ह्यूमन रेस पे वो बेस था। तो दोनों अपने इस एक्सपीरियंस को और उस स्टडी को कंबाइन करके उन्होंने एक थ्योरी पेश की, जो कि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के नाम से याद की जाती है। और इस तरह ये जो उसके जहन में जो ख़यालात चल रहे थे एवोल्यूशन के बारे में, तो एक और साइंटिस्ट था अल्फ्रेड वेलेस, तो वो भी तकरीबन सिमिलर काइंड ऑफ उसका जो है तो थॉट्स थे। तो दोनों ने जो है तो कंबाइन ये थ्योरी पेश की, और चार्ल्स डार्विन ने 1859 में जो है तो एक बुक पब्लिश की जिसका नाम है ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज़ बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जिसमें उन्होंने जो है तो ये सारी थ्योरी जो है तो प्रपोज की और उसमें जो है तो पेश की थी। अब उस बुक का जो है तो और इस थ्योरी का जो मेन जो थीम है और जो समरी है वो हम यहाँ पे चंद 5-6 पोस्टुलेट्स में कवर करेंगे। तो जो पहला पोस्टुलेट है वो है ओवर प्रोडक्शन ऑफ नेचर, इसको प्रोडिगैलिटी ऑफ नेचर कहते हैं। सही है कि फजूल खर्ची हम इसको कहते हैं कि रिप्रोडक्शन पोटेंशियल इज़ हाई वाइल एनवायरमेंटल रिसोर्सेज और लिमिटेड, हेंस लिमिटेड नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग सर्वाइव। यानी कि ऑर्गेनिजम्स का जो रिप्रोडक्शन पोटेंशियल है और जो नंबर ऑफ़ ऑफस्प्रिंग वो प्रोड्यूस करते हैं वो बहुत ज़्यादा है बनिस्बत एनवायरनमेंट में जो रिसोर्सेज है। रिसोर्स में क्या आता है कि फूड आता है, स्पेस आता है, मुख्तलिफ़ किस्म के रिसोर्सेज है। तो नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल ज़्यादा है बनिस्बत की एनवायरनमेंट में जितने रिसोर्सेज है। सही है। तो क्या होगा कि लिमिटेड नंबर ऑफ़ ऑफस्प्रिंग विल सर्वाइव। सही है। जब रिसोर्सेज कम है तो लिमिटेड नंबर ऑफ़ ऑफस्प्रिंग वो सर्वाइव कर सकेंगे, जिसको जो है तो रिसोर्सेज ज़्यादा मिलेंगे वो सर्वाइव कर सकेंगे, और जिसको रिसोर्सेज कम मिलेंगे तो वो जो है तो एक्सटेंड हो जाएगी। अब यहाँ पर हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं एलिफेंट का। जो एलिफेंट बहुत ही स्लोएस्ट ब्रीडर है। सही है। तो वो क्या है कि वो 30 एट द एज ऑफ 30 वो जो है तो ब्रीडिंग स्टार्ट कर देता है और तकरीबन 100 साल तक वो ब्रीडिंग कर सकता है। तो वो जो है तो अपने लाइफ टाइम में 6 चिल्ड्रन फॉर लाइफ जो है तो वो प्रोड्यूस कर सकता है एलिफेंट। सही है।
अगर ये सारे इंडिविजुअल सर्वाइव कर सके, जितने भी एलिफेंट है इन द एंटायर वर्ल्ड, अगर ये सर्वाइव कर सके तो 750 ईयर्स में तकरीबन 19 मिलियंस सिर्फ एलिफेंट्स जो है तो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ होंगे। सही है। तो अब ये बात है एक स्लोएस्ट ब्रीडर की। अब अगर हम फास्टेस्ट ब्रीडर्स की बात करें, फॉर एग्जांपल पैरामीशियम की बात करें तो वो जो है जो यूनिसेलुलर है, और जो प्रोकैरियोट्स है वो तो, या जो वायरसेस है, दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स है, तो वो क्या है कि वो तो मिनटों में अपने आप को रिप्लिकेट कर सकते हैं और रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो वो मिनटों में सारे जो आल अगर वो सर्वाइव कर सके तो होल सरफेस पर जो है तो वो कवर कर सकते हैं। सही है। तो ये है कि ये जो रिसोर्सेज है, इसकी वजह से इसका नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग जो है तो वो लिमिटेड है। सही है। दूसरा जो पोस्टुलेट है वो है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। सही है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस का मतलब ये है कि हर एक ऑर्गेनिज्म अपनी एग्जिस्टेंस के लिए कोशिश करता है और स्ट्रगल करता है। सही है। और ये स्ट्रगल कैसे करता है कि ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ और एनवायरनमेंट के साथ कंपटीशन करता है सर्वाइवल के लिए। अब ये कंपटीशन 3 किस्म का है, 3 टाइप्स है। एक इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल या इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, यानी कंपटीशन इनसाइड विद इन दी स्पीसीज़ मेंबर। सही है। एक स्पीसीज़ के मेंबर के दरमियान जो कंपटीशन हो उसको हम क्या कहते हैं? इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल कहते हैं या इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन कहते हैं। इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल या इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन जो है तो वो मुख्तलिफ स्पीसीज़ के मेंबर के दरमियान जो कंपटीशन होती है सर्वाइवल के लिए, तो हम उसको क्या कहते हैं? इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन कहते हैं। इन्वायरमेंटल स्ट्रगल, इन्वायरमेंटल कंपटीशन उसको कहते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो है तो वो एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन के अगेंस्ट जो कंपटीशन करते हैं उसको हम इन्वायरमेंटल स्ट्रगल कहते हैं। यानी जो मुख्तलिफ हालात आते हैं इन्वायरमेंट में, फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक आ गया और जो वॉल्केनिक इरप्शंस आ गए, तो उसमें वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकेंगे जो कि बहुत ज़्यादा फिट हो और जो कि उसमें जो वेरिएशन हो यूज़फुल हो, बहुत ज़्यादा वो स्ट्रांग हो। सही है। तीसरा जो पोस्टुलेट है वो है वेरिएशन। ये वेरिएशन जो है तो ये असल में क्या है कि अकॉर्डिंग टू चार्ल्स डार्विन ये ही स्पीसिएशन के लिए और इवोल्यूशन के लिए ये ही रिस्पॉन्सिबल है। अब वेरिएशन जो है, जो डिफरेंसेस है वो 2 किस्म के हो सकते हैं। हार्मफुल वेरिएशन होते हैं, यूज़फुल वेरिएशन होते हैं। हार्मफुल वेरिएशन वो होते हैं कि ऑर्गेनिज्म में ऐसी वेरिएशंस हो कि उसके थ्रू अपने आप को एनवायरनमेंट के साथ अडाप्ट नहीं कर सकते हो, तो क्या है कि वो ऑर्गेनिज्म सक्सेसिव जनरेशन्स में उसमें जो है तो एक्सटेंशन आ जाएगा। सही है। और इस तरह वो ऑर्गेनिज्म जो है तो वो ख़त्म हो जाएंगे। तो ये हार्मफुल होते हैं और ये रिजल्ट इन एक्सटेंशन। सही है। क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म जिसमें हार्मफुल वेरिएशंस होते हैं वो एनवायरनमेंट के साथ ख़ुद को अडाप्ट नहीं कर सकते, तो इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन वो ख़त्म हो जाते हैं। दूसरा जो वेरिएशन है वो यूज़फुल वेरिएशन है। तो यूज़फुल वेरिएशन ऑर्गेनिज्म में ऐसे वेरिएशंस होते हैं जो कि इंक्रीज़, वो क्या करते हैं, चांसेस ऑफ सर्वाइवल को इंक्रीज़ करते हैं। सही है। इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। और यही वेरिएशंस होते हैं जो कि ऑर्गेनिज्म को जो है तो एनवायरनमेंट में वो फिट कर देते हैं और वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकता है। अब 2 किस्म और वेरिएशन भी होती है, कंटिन्यूस वेरिएशन एंड डिसकंटिन्यूस। कंटिन्यूस वेरिएशन वो होते हैं जो कि होल रेंज ऑफ थिंग्स को कवर कर देते हैं और जो कि फॉर्म्स के दरमियान क्या है कि क्लियर कट डिफरेंसेस नहीं होते। सही है। फॉर एग्जांपल हाइट एक करेक्टर हो गया, ह्यूमन में हाइट, तो हाइट जो है तो ह्यूमन में क्या है कि इनके दरमियान क्लियर कट डिफरेंसेस वो नहीं है, क्योंकि बास हाइट में जो है तो लिटिल बिट डिफरेंसेस होते हैं ऑर्गेनिज्म के दरमियान। सही है। अब दूसरा जो वेरिएशन होता है डिसकंटिन्यूअस, यानी कि क्लियर कट डिफरेंसेस बिटवीन 2 फॉर्म्स होते हैं। सही है। फॉर एग्जांपल ब्लड ग्रुप हो गया ह्यूमन बीइंग में, तो या तो एक ऑर्गेनिज्म में ए ब्लड ग्रुप होगा या बी होगा या ए बी होगा या ओ होगा, तो ये सारे क्या है कि एक दूसरे से मुख्तलिफ है। सही है। तो इनमें क्लियर कट डिफरेंस है। अब अकॉर्डिंग टू चार्ल्स डार्विन ये कंटिन्यूअस वेरिएशन जो है तो ये इवोल्यूशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं और स्पीसिएशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो चौथा पोस्टुलेट है वो है हेरिडिटी। अब जो यूज़फुल वेरिएशन आ गई वो क्या है कि वो अपने सक्सेसिव जनरेशन्स में पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक वो ट्रांसफ़र हो जाए, क्योंकि हेरिडिटी क्या है कि पेरेंट्स के साथ ऑफस्प्रिंग की जो सिमिलरिटीज़ है उसको हम हेरिडिटी कहते हैं। तो जो यूज़फुल वेरिएशंस है वो सक्सेसिव जनरेशन्स में क्या है कि पास होते हैं, वो हेरिटेबल होते हैं। सही है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब ये है कि नेचर उसको सेलेक्ट करेगा
जो कि नेचर के साथ उसने ख़ुद को बेस्ट अडाप्ट किया हो, जो कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में वो उसका जो है तो वेरिएशन क्या हो, यूज़फुल वेरिएशन हो, तो वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकेगी जिसके साथ वेरिएशन यूज़फुल हो। सही है। तो अब इसको हर्बर्ट स्पेंसर ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहा कि वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकेगा जो कि फिटेस्ट हो, जो कि स्ट्रॉन्गर हो, जो कि पावरफुल हो। सही है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस थ्योरी में, इसलिए इसको नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी भी कहते हैं कि नेचर उसको सेलेक्ट करता है जो कि एनवायरनमेंट के साथ उसने ख़ुद को बेस्ट अडाप्ट किया हो, जो कि एनवायरनमेंट में फ़िट हो। सही है। अब जो नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है वो स्पेसिएशन। अब ये जो यूज़फुल वेरिएशन है अकॉर्डिंग टू चार्ल्स डार्विन, ये नेक्स्ट जनरेशन में, सक्सेसिव जनरेशन में ये पास होते हैं। सही है। तो जैसे ये वेरिएशन पास होते हैं वो ऑर्गेनिज्म तो सर्वाइव करते हैं क्योंकि यूज़फुल वेरिएशन होते हैं वो। अब ऐसे डिसेंडेंट्स आ जाते हैं कि उनके जो है तो डिफरेंसेस होते हैं अपने एंसेस्टर के दरमियान। ये डिफरेंसेस जो है तो क्या है कि होते हैं क्योंकि पेरेंट्स और अफसन के दरमियान सिमिलरिटीज़ भी होते हैं लेकिन डिफरेंसेस भी होते हैं। लेकिन क्या है कि एंसेस्टर और डिसेंडेंट के दरमियान ये डिफरेंसेस इतने ज़्यादा हो जाते हैं आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर और मिलियंस ऑफ जनरेशन्स के बाद कि फिर क्या हो जाता है कि ये जो बाद में जो जनरेशन्स आते हैं वो अपने पेरेंट्स से इतने मुख्तलिफ होते हैं कि ये क्या है कि एक अलग जो है तो एक डाइवर्ज हो जाते हैं और एक नई स्पीसीज़ बना देते हैं। सही है। तो इसको हम कहते हैं स्पेसिएशन या ऑरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज़। सही है। जो कि किस तरह बनते हैं कि यूज़फुल वेरिएशन जो है जब वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, तो क्या होता है कि वो जो है तो वेरिएशन इतने फिर ज़्यादा हो जाते हैं और डिफरेंसेस डिसेंडेंट्स और एंसेस्टर के दरमियान कि वो डिसेंडेंट एक अलग रास्ते को पकड़ के एक नई स्पीसीज़ बना देते हैं। सही है। सो दिस वाज द कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ डार्विनिज्म, जो कि इवोल्यूशन की फील्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की थ्योरी है। किसी का कोई भी सवाल हो या सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।